नमस्कार, साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है साहित्य के नवोदित स्वर, और इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षाविद डॉक्टर राकेश जोशी जी और स्क्रिप्ट राइटर लेखिका अदिति ध्यानी और युवा कवि डॉक्टर सुमित रिंगवाल जी। डॉक्टर जोशी, आदिति और रिंगवाल जी, आप तीनों मेहमानों का साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत डॉक्टर राकेश जोशी मैं आपसे करता हूं, और आपसे सबसे पहले तो ये जानने का मन है कि आप विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर बच्चों को साहित्य पढ़ाते हैं। क्या है नई पीढ़ी की अभिरुचियां, क्या हैं, उनका जो रचनात्मक रुझान है वो किस तरफ है, इस पर आपकी बात आ जाए तो फिर मैं अदिति और सुमित के पास जाता हूँ। धन्यवाद नौटियाल जी। जी, आज सबसे बड़ी बात जो साहित्य की तरफ युवाओं का रुझान कम होने की बात चल रही है। ऐसा माना जा रहा है कि साहित्य की तरफ युवाओं का रुझान कम हो गया है। तो उसका पहला कारण तो ये है कि हमने शिक्षा को रोजगार से जोड़ दिया है। जब हम शिक्षा को रोजगार से जोड़ देते हैं तो एक यूटिलिटी की बात आ जाती है, उपयोगिता की बात आ जाती है। ये कहा जाता है कि आखिर हम पढ़ें तो किस लिए पढ़ें। उनके सामने एक उद्देश्य है कि हम पढ़ेंगे तो हमें रोजगार मिलेगा जी। तो इसकी वजह से ये है कि साहित्य एक ऐसी चीज़ हो गई है कि लोगों को लगता है कि हम साहित्य पढ़ेंगे तो इसका उपयोग क्या होगा, क्या हम रोजगार प्राप्त करेंगे, क्या हम इससे जीवन में कुछ बेहतर या अच्छा कर सकेंगे। कि इस कॉम्पिटिटिव युग में जो प्रतिस्पर्धा का दौर है, हमें कंपटीशन में निकलना है, हर हालत में हमें कंपटीशन में आगे बढ़ना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब शिक्षा रोजगार से जुड़ जाती है तो साहित्य एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसका कोई औचित्य नहीं रह जाता, उसका कोई उपयोग उन्हें लगता है नहीं है। ये एक कारण है कि युवा हमारे यहाँ वो डिग्री कॉलेज में जब आते हैं, जब पीजी करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो ये सोचते हैं कि 12वीं तक शिक्षा का बोझ बहुत ज़्यादा है। खूब पढ़ते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, इसके बाद वो ट्यूशन पढ़ते हैं, ट्यूशन पढ़ने के बाद फिर घर आते हैं, फिर पढ़ते हैं। वो इतना ज़्यादा पढ़ते हैं कि वो उससे 12वीं के बाद उनको लगता है कि हम इससे मुक्त हो चुके हैं। बहुत बड़ी बात, हम एक खुले आकाश में आ गए हैं। और फिर वो अपने समय का उपयोग साहित्य जैसी चीज़ों को पढ़ने की बजाय मनोरंजन की तरफ लगाते हैं जी। मनोरंजन एक उनका उद्देश्य हो जाता है जी। इसकी वजह से थोड़ा सा युवाओं का रुझान साहित्य की तरफ कम होता है जी। दूसरा कारण ये होता है, जो सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो साहित्य आज रच रहे हैं, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप कुछ लिख रहे हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, सबको लगता है कि जो हम लिख रहे हैं वही साहित्य है। और ऐसा करने में, क्योंकि आपने कभी सुना होगा, हमारे ज़माने में कहते थे कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि आप एक पत्थर उछालेंगे आसमान में तो वो जब गिरेगा तो किसी कवि के सर पे गिरेगा। क्या बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि इतने ज़्यादा कवि हो जाएंगे, हर दूसरा व्यक्ति कवि है। और कविता एक दैवीय, आप उसको गॉड गिफ्ट कहें, एक दैवीय उपहार है। कवि आप लेखक तो आप बन सकते हैं, आप अभ्यास करिए, आप लेखक बन जाएंगे, लेकिन हर व्यक्ति कवि नहीं हो सकता जी। तो इसकी वजह से क्या है कि जो स्तरीय साहित्य है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, और स्तरीय साहित्य न होने की वजह से साहित्य की तरफ रुझान कम हो गया है जी। जोशी जी, आपने मैंने इसीलिए कहा कि आप तो शिक्षाविद हैं, विश्वविद्यालय में खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको पढ़ाते हैं, तो आपके पास प्रैक्टिकल कारण उसके ज़्यादा होंगे कि क्या वजह है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो साहित्य की तरफ, रचनात्मक सारी गतिविधियों की तरफ कम मुखातिब हो रही है बनिस्बत दूसरी गतिविधियों के। बहरहाल अदिति, आपके पास मैं इस सवाल के साथ आ रहा हूँ कि आप स्क्रिप्ट लिखती हैं, आर्टिकल लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। क्या लगता है आपको लिखने के लिए क्या प्रेरणा जरूरी है? भावनाएं, संवेदनाएं, कोई परिवेश, या कई बार ये होता है कि सम्मान की एक लिप्सा? क्या लगता है आपको? मेरे मुताबिक लिखने के लिए परिवेश और भावनाएं दोनों का ही बराबर का महत्व है जी। जब आपके अंदर भावनाएं होती हैं और
मतलब लेखक के अंदर भावनाओं का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जाहिर है। हाँ, जब आपकी भावनाएं होती हैं और भावनाओं की उथल पुथल में आप लिखते हैं तो जो वो बाहर निकल के आता है, मतलब एक अभिव्यक्ति जो आपकी बाहर निकल के आती है, एक एक्सप्रेशन होता है आपका, वो कहीं ना कहीं आपको एक जनरलाइज्ड उसमें लेता है। मतलब आप जो है अपना जो भी अंदर का है, अपना उथल पुथल चल रही है, केओस चल रहा है काफ़ी, वो आप कहीं ना कहीं एक तरह से एक उसका मीनिंग निकाल पाते हैं। और उसी के ज़रिए कई बार ऐसे लोग जो कि अच्छे से अपने एक्सप्रेशंस या फिर अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनकी फीलिंग्स को भी आप एक तरह से वॉइस देते हैं कहीं ना कहीं जाके जी। तो बाकी सम्मान की अपेक्षा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जब आप लिखने लगते हैं तो धीरे धीरे करके एक हद तक आने लगती है, बट कहीं ना कहीं जो महत्व है ओरिजिनल वो भावनाओं और परिवेश का ही है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपना भावनाएं आपकी चेंज होती हैं, अन भावनाओं के अकॉर्डिंग आपकी सिचुएशंस चेंज होती हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। मैंने इसीलिए कहा था कि खासकर डॉक्टर जोशी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। हमारी जो नई पीढ़ी है, सुमित और आदित्य, आप दोनों अगर मुझे माफ़ करें तो, नई पीढ़ी के अंदर एक बहुत ज़्यादा इस बात की लिप्सा रहती है कि वो तुरंत एकदम चर्चा में आ जाना चाहते हैं, जबकि साहित्य, संस्कृति, कला ये वो विषय हैं जो आपसे एक बहुत लंबी यात्रा की मांग करते हैं, बहुत संघर्ष। और डॉक्टर जोशी को हम पिछले 30 सालों से पढ़ रहे हैं, अब जाकर वो एक, आप कहते हैं कि उनकी गज़ल अब उस परिवेश में आ गई है जहाँ वो पहुँचना चाहते थे। सुमित, आपसे सबसे पहला सवाल तो यही है कि कुछ कविताएं आपके सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास पहुँचती रही हैं। आपको क्या लगता है कौन सी विधा है जो आपको सबसे ज़्यादा मुफीद लगती है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपनी बात कहने के लिए? सबसे पहले तो शुक्रिया नौटियाल जी, मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। बहुत शुक्रिया। और अभिव्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो अभिव्यक्ति के बहुत सारे माध्यम हैं, उनमें से जो मुख्य माध्यम है, आप लिखित अभिव्यक्ति करते हैं या मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं। जब आप किसी चीज़ को लिखकर अपनी बात को रखते हैं तो वो लिखित अभिव्यक्ति है, और बोलकर अपनी बात को रखते हैं वो मौखिक अभिव्यक्ति है। लेकिन मेरा मानना ये है कि लिखित और मौखिक दोनों ही जो अभिव्यक्तियाँ हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। जब आप बेहतरीन लिखते हैं तभी आप उसे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुतिकरण कर पाते हैं, तो ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि अगर हम बेहतर लिख रहे हैं, अगर हम उसका वाचन या प्रस्तुतिकरण उस दर्जे का नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ज़रूरी चीज़ बन जाती है। बतौर शिक्षक भी एक शिक्षक के लिए लिखित अब उसकी अभिव्यक्ति है और उसकी मौखिक अभिव्यक्ति है, दोनों का बड़ा महत्व है। तो जब मैं लिखित अभिव्यक्ति की बात करता हूँ तो मुख्यतः कविताएँ और किस्से, उन दोनों की ज़रूरत हमें पड़ती है। और क्योंकि मैं विज्ञान का एक शिक्षक हूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि अभिव्यक्ति आप कविताओं के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से जब आप अपनी विज्ञान की क्लास को कुछ रुचिकर बनाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों के साथ आप बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। 2 लाइनों से ही मैं इस बात का स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि मैं साहित्य की क्लास में बैठा हुआ एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं विज्ञान में साहित्य की खोज करता रहूँ। तो जब ये परस्पर एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे विद्यार्थियों के लिए भी और शिक्षक के लिए भी, दोनों के लिए बेहतर होते हैं। जी जी। सुमित, ये एक बहुत शानदार संयोग है कि आप भी अब बतौर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। हाँ। और शिक्षक को ज़्यादा अच्छी तरह पता होता है कि दरअसल जो हमारा समाज है, उसकी अभिरुचियाँ, उसका ट्रेंड किस तरफ ज़्यादा चल रहा है। डॉक्टर राकेश जोशी, इस डिजिटल युग में बाकी तो सारी सुविधाओं का हम उपभोग कर ही रहे हैं। आप विश्वविद्यालय में हैं, वहाँ लाइब्रेरीज़ होती हैं, क्या देखते हैं इस युग में जब सब कुछ आपके फ़ोन पर उपलब्ध है, आपके लैपटॉप पर उपलब्ध है, उसमें किताबों का क्या भविष्य है? और अगर कहीं को कुछ खतरा है तो कितनी बड़ी चुनौती है? मैं जरा अपने पुराने जवाब में एक और बात जोड़ना चाहूँगा। आपको याद होगा कि हम जब पढ़ते थे जी, तो हमारे पास बहुत सारे माध्यम हुआ करते थे, पर हमारे पास किताबें होती थी, हमारे पास लाइब्रेरी होती थी, हमारे पास दोस्त होते थे, हम कॉमिक्स पढ़ते थे, हम उपन्यास पढ़ लेते थे, हम किताबें हमारे पास उपलब्ध थी जी।
और आज के, क्योंकि हम, ये बहुत आसान होता है आज के ज़माने में कि हम किसी भी बात को कह दें कि युवा बड़ा लापरवाह है और वो बिल्कुल जिम्मेदारी अपनी समझता नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है ये वर्तमान पीढ़ी जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि हमने उनके लिए इतनी आसान दुनिया नहीं छोड़ी है। क्या बात है, हमने इस दुनिया को ऐसा बना दिया है कि वो उसी में जीने के लिए अभिशप्त हैं या विवश हैं और उन्हें जीना है। तो अब आप जो बात कर रहे हैं कि मॉडर्न एज में सबसे बड़ी बात हो गई है कि हमारे पास ऑनलाइन सब कुछ उपलब्ध है। मैं पढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कोरोना काल के बाद कि भाई ऑनलाइन क्लासेस की बजाय, ऑनलाइन क्लासेस एक विकल्प है जो हम क्लासरूम टीचिंग करते हैं उसका, लेकिन इस बात को निश्चित रूप से जान लीजिए कि ऑनलाइन क्लासेस कभी भी क्लासरूम का विकल्प नहीं हो सकती। बिल्कुल। दोनों के बिल्कुल अलग अलग तरीके हैं और दोनों में अगर आप महसूस करेंगे तो क्लासरूम में ज़्यादा बेहतर होता है जी। हमें ये भी याद होगा जब शुरू में मशीनीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ तो मशीनें आईं तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा है मशीनें अब काम करेंगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मशीनें आई, उनको चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ी, मनुष्य तब भी बेरोजगार नहीं हुआ। हम आगे बढ़े, हमने कहा कंप्यूटर आ गया, अब कंप्यूटर काम करेगा, इसके बाद हज़ारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं हुआ, उससे कई गुना अधिक लोगों को रोजगार मिला। किसी ने कंप्यूटर बनाया, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने हार्डवेयर बनाया, किसी ने बेचना शुरू किया, किसी ने सप्लाई। तो इस तरह से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं। यहाँ पर भी वही बात है कि ऑनलाइन आप किताबें पढ़ लेते हैं, ठीक है, आसान है, आप ऑनलाइन जाइए, आप उसको आसानी से पढ़ लेते हैं, आप उसको एनलार्ज कर लेते हैं, देर में पढ़ लेते हैं, पर किताबों का विकल्प वो कभी नहीं हो सकती। बहुत बड़ी किताबें आपको हर हालत में बेहतर अनुभूतियां देती हैं। अब आप ऑनलाइन किसी चीज़ को पढ़िए और उसी को आप फिर बाद में किताबों में पढ़िए, तो आपको हैरानी होगी कि किताबें पढ़ने के बाद जो आपको संतुष्टि, आत्मिक संतुष्टि मिलती है, वो ऑनलाइन पढ़ी गई चीज़ों से कई गुना अधिक होती हैं। और जो समझ आप विकसित करते हैं, क्योंकि आप निश्चित रूप से साहित्य क्या कर रहे हैं, दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, दुनिया को बेहतर देखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा समय देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा रास्ता तैयार करना चाहते हैं। इसलिए आपको किताबों की आवश्यकता हमेशा पड़ेगी, क्योंकि तभी आप अपना दृष्टिकोण व्यापक कर पाएंगे। कविताएं पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, दृष्टिकोण आपका व्यापक होगा और आप दुनिया को खुद बेहतर नजरिए से देखेंगे और नई पीढ़ी को भी नए तरीके से बताएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा कि किताबों का विकल्प ऑनलाइन माध्यम बन जाएंगे। जी। डॉक्टर जोशी, आपकी बातचीत में एक जो महत्वपूर्ण चीज़ आई, महत्वपूर्ण तथ्य आया, वो ये कि ऑनलाइन जो माध्यम है वो किताबों का विकल्प कभी नहीं बन सकता। और सुमित भी, आदिति भी और आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि पिछले कई समय से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, वो भी कह रहे हैं कि ये जो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हमारा हो गया है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया का पीछा करने के लिए हो, वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा आने वाले समय में बन सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि किताब जब आप पढ़ते हैं उसका जो आनंद होता है उसको, बल्कि वो तो व्यक्त भी नहीं किया जा सकता कि एक किताब आपको जब आप रात को पढ़ना शुरू करते हैं, सुबह होते होते वो पूरे आपके पूरे व्यक्तित्व को ही बदल कर रख देती है। तो जाहिर सी बात है कि किताब का विकल्प ऑनलाइन नहीं हो सकता। अदिति, आप लिख भी रही हैं और लगातार पढ़ भी रही हैं और साथ साथ आप नौकरी भी कर रही हैं। क्या आपके मन में ये कभी नहीं आया कि लेखन को भी आप करियर बना सकते हैं? एक तो ये, और दूसरा ये, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये कि जो आपका ये लिखने पढ़ने की अभिरुचि है, ये क्या आपके जॉब में, आपके करियर में कहीं आपको लाभदायक लगती है? मेरे लिए मेरे करियर की जो शुरुआत हुई वो एक्चुअली में लिखने से रिलेटेड ही एक फील्ड है, कंटेंट राइटिंग कहते हैं उसे। बिल्कुल, बिल्कुल। उससे हुई मेरी शुरुआत। बट धीरे धीरे क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड उस हिसाब का था तो थोड़ा सा मैनेजमेंट की तरफ मेरा रुझान होने लगा। तो शुरुआत मेरी कंटेंट राइटिंग से हुई। बट वही चीज़ है, जब आप किसी और के लिए लिखते हैं तो आपका जो अपनी लेखन पे एक कहते हैं कंट्रोल जिसे कहते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो आप दूसरे के लिए लिख रहे हैं, दूसरा अपने हिसाब से उस चीज़ को जज करेगा कहीं ना कहीं, एंड उसके हिसाब से आप अपनी राइटिंग चेंज करें, वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगा। तो फिर मैंने अपना फील्ड फिर चेंज करके फिर
मैनेजमेंट की साइड एंड बिजनेस एनालिसिस की साइड आ गई मैं। अच्छा। एंड साइड बाय साइड मैंने अपना पूरा का पूरा लिखना जो है वो ब्लॉगिंग के थ्रू कंटिन्यू रखा। अच्छा। ब्लॉगिंग हो गई एंड स्क्रीन राइटिंग हो गई, इसके थ्रू मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए जी। जो लिखना है वो मेरा एक सेफ स्पेस है। वो मैं चाहती हूँ कि वो वैसा का वैसा ही रहे, वो करियर के रूप में ट्रांसलेट ना हो, क्योंकि एक तो करियर वाइज अगर आप लिखना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी क्या कहेंगे, एक तरह से सैलरी वाइज या फिर जैसे जोशी जी ने बोला कि एक रोजगार के रूप में लेखन बहुत ज़्यादा अच्छे वैसे उसमें नहीं आता है कि आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे। एक रहेगा, एक लेवल रहेगा जी। और कहीं ना कहीं हमारा पर्सपेक्टिव उसी तरह का है कि हम कोशिश करते हैं कि हम जितना ज़्यादा कमा सकें, जितना ज़्यादा हमने पढ़ा इतना है तो उसके हिसाब से हमें जॉब भी मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं वही एक माइंडसेट हो जाता है, बन जाता है धीरे धीरे। जी, स्वाभाविक है। हाँ, स्वाभाविक है। तो वही वाली चीज़ होती है। प्लस मेरे लिए राइटिंग कहीं ना कहीं ये हेल्प करती है मेरे केस में कि आपको इवन अपने नॉर्मल जॉब्स में भी राइटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। आप लिखते हैं, हर जगह लिखते हैं, आप इवन एप्लीकेशन भी लिख रहे हैं कुछ छोटी सी, तो उसमें भी आपको राइटिंग की रिक्वायरमेंट होगी। और आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें भी आपको राइटिंग की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि एक क्रिएटिव आपका आउटलुक है और वो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा ही करेगा। जी अदिति, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम सबका ध्यान खींचा, डॉक्टर जोशी स्वीकार करेंगे, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बाकायदा आज की तारीख में पूरा एक विषय है। और क्योंकि हमारे यहाँ विज्ञापन का युग है, ये हर विभाग, हर प्रोडक्ट, हर उत्पाद चाहता है कि वो लोगों तक पहुँचे, और उसके लिए आप शब्दों को कैसे चुनेंगे, कैसे उनको व्यक्त करेंगे। तो ये आप सौभाग्यशाली रही कि कंटेंट राइटिंग से आपने शुरू किया, और उसी में आपका जो ये पक्ष आया, ये हम सभी के लिए एक चिंता की बात है हम सभी के लिए कि लेखन हमारे यहाँ अभी तक बतौर करियर कोई अगर अपना सोचे कि इसी को मैं अपना व्यवसाय बनाता हूँ, खासकर हमारी हिंदी पट्टी में तो आप सोच भी नहीं सकते, अंग्रेजी में थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है। सुमित, यस, हर लेखक की लिखने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। आप युवा हैं, नई पीढ़ी के उभरते हुए कवि हैं, एक तो उस प्रक्रिया के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लिखने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो क्या है। दूसरा, एक चीज़ और भी होती है कि कोई खास विधा भी होती है जिसको आप अडॉप्ट करते हैं, आपके लिए वो कौन सी मुफीद है। पहले प्रक्रिया पर कि कौन सा समय होता है, दिन में लिखते हैं, रात को लिखते हैं, स्पॉन्टेनियस कभी भी लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं आप? लेखन की जब मैं बात करता हूं सर, तो लेखन एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। लेखन मुख्यतः दो बातों पे निर्भर करता है मेरे हिसाब से। पहले तो ये है कि आप किस तरीके का साहित्य पढ़ रहे हैं, आप किन लोगों को पढ़ रहे हैं, आपके आसपास कौन है, बहुत बड़ी बात एक। दूसरी जो चीज़ है कि कुछ चीज़ें आपके अंदर नैसर्गिक तौर पे मौजूद रहती हैं, जो जोशी जी भी कह रहे थे, नैसर्गिक तौर पे रहती है। उनका आपका व्यवहार, आपकी संवेदनाएं, आपकी भावनाएं, वो आपकी कविताओं में प्रदर्शित होती हैं। तो इन दोनों का एक मिला जुला हुआ एक समीकरण आप कह सकते हैं, उसका प्रतिफल है कविताएं जो लगातार चलती रहती हैं। तो ऐसा कुछ फिक्स, हर किसी के लिए अपने अलग अलग सिद्धांत हो सकते हैं, कोई एक परिपाठी आप निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि लिखने की ये एक प्रक्रिया है। दूसरा जो सवाल है आपका कि कब लिखा जाए, तो इसका भी कोई सटीक सा जवाब मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास होगा, मेरे पास तो नहीं है कम से कम। इसलिए क्योंकि मैं जब लिखता हूं, जब लगे कि अब अंदर रख दिया तो इससे कुंठा पैदा हो जाए, मतलब उसको बिना लिखे अब रहा नहीं जा सकता है, तो तब लगता है कि अब लिखा जाना चाहिए। और जब आपको लिखने के लिए अतिरिक्त दिमाग पे दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप स्वच्छंद तरीके से चल रहे हैं, आपकी भावनाएं उमड़ रही हैं, आप उसमें लिख रहे हैं। क्या फायदा है कि हम रात भर बैठ के कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आ जाए। कभी ऐसा हो सकता है कि 2 लाइनें आ जाए, उसकी 2 लाइनें 4 साल बाद आ जाए, तो ये भी मुमकिन है। तो इस तरीके से वो निर्भर करता है कि वो माहौल किस तरीके से है। और मैं तो ये मानता हूं कि जब आप दुखी होते हैं तब आपकी कविताएं ज्यादा बेहतर तरीके से निखरती हैं। जब आप बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, तब कविताएं एक सुकून है मेरे लिए। तो सुमित, आपकी बात पर, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल्स ऑफ सैडेस्ट थॉट, किसकी है ये? पीबी शैले की पंक्तियां। जब आप बोल रहे थे तो मुझे शैले लगातार याद आ रहे थे। जोशी जी, सुमित जैसे कह रहे हैं, और
अदिति से जैसे हमारी बात हो रही है और आपका भी जो वक्तव्य आया है, उस सबसे एक उम्मीद तो बनती है कि इतना अंधियारा नहीं है जितना कि कहा जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसमें अपनी भावनाएं तो हैं ही, उनको व्यक्त करने का भी मादा है। लेकिन जोशी जी, हमारे विश्वविद्यालय के स्तर पे, विद्यालय के स्तर पे क्या कुछ इस तरह के प्रयास हैं कि ये जो पीढ़ी है, जिनको लिखने का, चित्र बनाने का, नाटक करने का शौक़ है, जिनका पैशन है, उनको कोई मंच मिले, कुछ इस तरह का है हमारे विश्वविद्यालयों में? बिल्कुल बिल्कुल, वो बात आपने सही कही कि हम कहते हैं ना कि एक उम्मीद तब भी रहती है जबकि कुछ भी बचा नहीं होता। क्या बात है। जब संसार में कुछ नहीं भी बचा होता है तब भी एक उम्मीद हमेशा रहती है। तो ये कहें कि अगर युवा पीढ़ी विमुख हो गई है, ऐसा नहीं है, एक उम्मीद हमेशा कायम है। वो निश्चित रूप से युवा अच्छा रच रहे हैं, तभी ये दुनिया अच्छी बची हुई है। क्या बात है। हम कॉलेज लेवल पर, विश्वविद्यालय लेवल पे जो भी काम करने वाले हैं, हमारे यहाँ कई मंच होते हैं, हमारे यहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं, हमारे यहाँ महाविद्यालय पत्रिकाएं निकलती हैं। मैं जहाँ महाविद्यालय डोईवाला में हूँ, वहाँ धरोहर नाम से हम एक पत्रिका निकालते हैं। तो जो महाविद्यालय की पत्रिका है, हम उसमें चाहते हैं कि छात्र अपनी रचनाएं दें, उसमें वो अपनी कविताएं, लेख, जो भी वो लिखते हैं वो करें। तो उसका योगदान जब वो करते हैं तो निश्चित रूप से साहित्यिक अभिरुचियों को हम पत्रिका के माध्यम से आगे लाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से उनमें जो और कलाओं के प्रति जो उनकी अभिरुचियां हैं वो सामने आती हैं। इसके अलावा कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित की जाती हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। और कम से कम हायर एजुकेशन में तो हम किताबें पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, अनुभव से भी सीखते हैं, पढ़ के भी सीखते हैं, और हाँ, डिस्कशन से सीखते हैं। और जितना हम अब भाग लेते हैं बहुत सारी गतिविधियों में, उन गतिविधियों से भी हम सीखते हैं। और इसलिए निश्चित रूप से ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होंगी। युवा बहुत अच्छे हमारे पास ऐसे भी आते हैं, बहुत सारे युवा होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। और उन लोगों ने साहित्य को और संगीत को और कलाओं को जीवित रखा हुआ है और आगे भी रखेंगे। क्या बात है, क्या बात। जोशी जी, आपकी ये जो आशावादिता है ये लगातार पल्लवित होती रहे, हम सब यही कामना करते हैं। अदिति, आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों साहित्य साथ साथ पढ़ती हैं, क्या अनुभव है बतौर पाठक? अब यहाँ पर बतौर लेखिका तो छोड़ दीजिए, बतौर पाठक आपका क्या अनुभव है? क्या रुचिकर लगता है, अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य? मेरे लिए दोनों का बराबर का महत्व है जी। अंग्रेज़ी साहित्य में ये है कि क्योंकि मेरी वोकैबुलरी उस हिसाब से ज़्यादा डेवलप्ड है, मतलब अंग्रेज़ी साहित्य के उसमें, एंड मैंने पढ़ा भी अपने मास्टर्स में अंग्रेज़ी साहित्य ही है। तो जॉन डन हो गए एंड पीबी शेली हो गए, इस तरह के राइटर्स मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। बट हिंदी राइटर्स में आप बोलेंगे कि मतलब मुझे गज़ल की तरफ ज़्यादा वो है, क्योंकि गज़ल में क्या होता है, एक रोमानियत होती है, एक रोमांटिसिज्म है जो कि बहुत निकल के आता है बाहर। एंड बहुत ही छोटी सी एक तरह से पंक्तियों में आप बहुत बड़े बड़े विचार प्रकट कर सकते हैं क्लियरली, जो कि अंग्रेजी में भी है। बट अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा एक तरह से नहीं है, उससे उतना जुड़ाव नहीं है कहीं ना कहीं। क्या बात है। तो वो जो उर्दू और हिंदी का मिश्रण करके जो गज़लें निकलती हैं वो एक तरह से सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब हैं कहीं ना कहीं। क्या बात है। अदिति, गज़ल की आपने बात की कि गज़ल के आप बहुत करीब हैं, और गज़ल तो अगर गज़ल को साधना है तो डॉक्टर राकेश जोशी के आपको लगातार संपर्क में रहना चाहिए। हाँ जी। हमारे समय के बहुत अच्छे हिंदी साहित्य में हाँ। गज़ल लेखक डॉक्टर राकेश जोशी हैं। हाँ, अंग्रेजी के विद्वान होने के बावजूद उनकी बहुत शानदार गज़लें हैं। बहरहाल सुमित, ये तो आपने ठीक कहा कि कोई समय बता पाना या कोई परिस्थिति बता पाना बहुत मुश्किल होता है, और आपका सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष था वो ये था कि जब अब आप वेदना में होते हैं, क्षोभ में होते हैं, संतरास में होते हैं, तब आपकी सबसे सुंदर रचनाएं आती हैं। विंसेंट वैन गॉग का मैं एक जगह पढ़ रहा था, बहुत हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण पेंटर रहे। वो कहते थे कि जब मैं सबसे ज़्यादा दुखी होता हूँ तब सबसे सुंदर रंग मेरे कैनवास पे उतर जाते हैं। आपकी बात से मुझे विंसेंट वैन गॉग याद आ रहे थे। बहरहाल इन दिनों आप जो पढ़ रहे हैं उसमें कौन कवि, कौन लेखक है जिससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपके आसपास है, आपको अपील करता है?
मैं हिंदी और गढ़वाली दोनों में लिखता हूँ। तो हिंदी की जब मैं गढ़वाली की बात करता हूँ, जो ज़्यादा करीब है, जो पहाड़ के मसलों को उठाते हैं, बहुत सारे लेखक हैं। मेरे पसंदीदा में एक अनिल कार्की हैं। अनिल कार्की कुमाऊं से बहुत शानदार कविताएं लिख रहे हैं। मोहन मुक्त हैं, दलित विमर्श पे बेहतरीन कविताएं लिख रहे हैं। हर्ष काफर हैं, मेरे मित्र हैं, और आजकल पहाड़ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन सब पर उनकी कविताएं, ब्लॉग बहुत बेहतरीन तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं। इसके अलावा भी आसपास बहुत सारे लोग हैं कि जो अच्छा रच रहे हैं, गढ़वाली में भी, हिंदी। जब मैं हिंदी की बात करता हूँ तो हमारे पास जब आज का आसपास जो दिख रहे हैं मुझे अपने, हिंदी में अनिल कार्की जी अच्छा लिख रहे हैं। अगर मेरे पसंदीदा लेखकों की बात करूँ मैं, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, गुनाहों को देवता को जब आप पढ़ते हैं और उसकी अब आखिरी लाइनों तक पहुँचते हैं तो आप अपने आप को एक अलग सी दुनिया में पाते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ क्या हो रहा है, अचानक से चीज़ें, परिस्थितियाँ सब बदल जाती हैं। तो गुनाहों का देवता, और इसके अतिरिक्त भी हिंदी में दिनकर जी की कविताएं बहुत ही, और उर्दू साहित्य की तरफ से चलूँ मैं तो मैं उर्दू कभी मैंने उस तरीके से पढ़ी नहीं पठन पाठन में, लेकिन उर्दू में जॉन एलिया, जॉन की तरफ हम जानते हैं, बशीर बद्र साहब हैं, फैज़ अहमद हैं, निदा फाजली साहब हैं। तो जब मैंने कविता को पहली दफ़े श्रीनगर में सुना तो मैंने इन्हीं सब लोगों को सुना, और तो एक कविता और शेर व शायरी इन सब लोगों की वजह से। और एक और चीज़, नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आप जब कवालियों को सुनते हैं और उसके बीच में जो उर्दू के कुछ शब्द आते हैं, जब आप उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इनका मतलब क्या है, जब आप उस लेवल पे पहुंचते, उस स्तर पे पहुंचते हैं, तो तब आप पाते हैं कि क्या रस है और शब्दकोश क्या है और किस दर्जे की बात हो रही है। जी। वो सुमित, आप जिस तरफ हमारा ध्यान खींच रहे थे, ये ठीक है कि जिस पीढ़ी की आप चर्चा कर रहे हैं उन्होंने अद्भुत लिखा है। चाहे धर्मवीर भारती की आपने बात की, दिनकर जी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन नई पीढ़ी में एक बहुत लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने साहित्य में कुछ नए तरह के प्रयोग किए हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको उनका भी संज्ञान लेना चाहिए, ताकि साहित्य की नई दशा दिशा क्या है उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाए। जोशी जी, एक दौर था जब हम, बहुत संक्षेप में मैं आपका जवाब चाहूँगा, कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक वो सिलेबस कई बार हमको भी लगता था कि आउटडेटेड जैसे हो गया है, नया कुछ और लिखा जा रहा था, अखबारों पत्रिकाओं में कुछ और आता था, सिलेबस में कुछ और। उस सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ है या वही सिलेबस चला आ रहा है? सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। अच्छा। और इस पर तो एक पूरी वार्ता रखी जा सकती है, सिलेबस में काफ़ी बदलाव आया है। पर हाँ, नए पीढ़ी को आज जो चल रही है हिंदी गज़ल ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कविता के नाम पर आज जो कुछ पढ़ा जा रहा है वो सब कुछ हिंदी गज़ल में है जी। तो आप दुष्यंत कुमार को एक बार पढ़ें, मैं आप दोनों को सुझाव दूंगा कि आप एक बार दुष्यंत कुमार को पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि एक नई विधा जो हिंदी गज़ल की आई है उसमें क्या क्या लिखा जा रहा है और आज क्या लिखा जा रहा है। तो शायद साहित्य का बहुत अच्छा भला होगा। और निश्चित रूप से मैं ये भी मानता हूँ कि युवाओं की अभिरुचि के आधार पर भी लिखा जाना चाहिए। उनकी अभिरुचि जिस तरफ है, उन्होंने कहा उनको रोमांटिसिज्म की तरफ उनका झुकाव है, उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन आप इस समाज में रहकर समाज, देश और दुनिया से विमुख नहीं रह सकते। आपको अपने आसपास के परिवेश को समझना है, देश दुनिया को समझना है, और उसी के आधार पर आपकी रचनाएं भी होनी चाहिए और आपका अध्ययन अध्यापन भी चलना चाहिए। डॉक्टर राकेश जोशी, मैं इसीलिए आपके पास इस सवाल के साथ आया था कि कई बार ये सामान्य सी समस्या है और पूरे वैश्विक सिलेबस की प्रॉब्लम है कि पाठ्यक्रम में कुछ और होता है और ज़मीन में कुछ और होता है, तो जो पाठक है वो रिलेट नहीं कर पाता है कि ये ट्रेंड है या ये ट्रेंड है। बहरहाल डॉक्टर राकेश जोशी, अदिति ध्यानी और सुमित रिंगवाल जी, आप तीनों साहित्यिकी के इस प्रतिष्ठित मंच पर आए और एक बहुत सुंदर परिचर्चा में आपने भाग लिया। सुमित से और अदिति से बातचीत करके तो बहुत आनंद इसलिए आया कि ये एक उम्मीद बंधी कि साहित्य की जो ये पौध है ये लगातार पल्लवित होती रहती है। और बतौर अभिभावक हमारे यहाँ हमारे बीच डॉक्टर राकेश जोशी की जो दृष्टि थी और जो उम्मीद थी वो बनी रहे। आप तीनों इस मंच पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपको भी बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्यिकी।
अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।